एनिमे में हमें डब करना है, एनिमे का जब ऑडिशन होता है तो कहाँ होता है। डबिंग आर्टिस्ट तो आप बन जाओगे, अगर आप में टैलेंट है तो आप पक्का बन जाओगे। उससे पहले का जो प्रोसेस है ना, डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं प्लीज उन बातों का ध्यान रखते हुए आना यार। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें हैं जो आपको एक डबिंग आर्टिस्ट बनने से पहले जान लेनी चाहिए, और वो सारी बातें सच हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। तो भाई आज है संडे और मैं आज भी जा रहा हूँ डबिंग पे। देख लो यार, एक मिनट, संडे को भी काम पे जाना पड़ता है कभी कभी अगर ज़रूरी हो तो। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, फ्राइडे को उस दिन मेरी डबिंग थी तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। मैंने कहा उसकी जगह पे हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे संडे को, तो आज जा रहा हूँ। देखो भाई, आर्ट के फील्ड में, वैसे तो हर फील्ड में कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो अब अगर मैं उस रिकॉर्डिंग के लिए मैं मना कर देता तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरी जगह किसी और को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मुझे कास्ट किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँ, और अगर कोई काम डेडलाइन पे है तो चाहे कुछ भी हो उसे वक्त पे पूरा करूँ, वो इम्पोर्टेंट है। और भाई थैंकफुली यहाँ पे अब इतने ठीक ठाक रिलेशंस हैं कि अगर हम कोई एक्सक्यूज़ देते हैं या कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो सब लोग कोऑपरेट करते हैं, मान जाते हैं, तो इसीलिए अच्छा है। अभी जाऊँगा मैं, 3-1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट करूँगा, फिर वापस घर। तो भाई आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डबिंग आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या करना सही है क्या नहीं, और कब आप रेडी हैं ये सब करने के लिए। भाई आज संडे है तो इसी वजह से रश थोड़ा कम है, इनमें दिक्कत नहीं हो रही है, ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ना मेट्रो में ज़्यादा भीड़ है, वरना तो भाई सांस लेना मुश्किल होता है लिटरली। सो हाँ, आप लोग में से बहुत लोग मुझे बोल रहे हो कि एनिमे में हमें डब करना है, एनिमे का जब ऑडिशन होता है तो कहाँ होता है, हमें ऑडिशन देना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि देखो, एनिमे का अलग से ऑडिशन नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा डबिंग स्टूडियो है या ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस है जो कि अलग से सिर्फ एनिमे को ही डब करवाता हो। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको एनिमे डब करना है तो उसके लिए आपको एक फुल टाइम वर्किंग आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, सब कुछ डब करना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है किसी स्टूडियो में अगर कोई एनिमे का प्रोजेक्ट आया है और उसमें जो कोई कैरेक्टर है उस पर आपकी वॉइस सेट होती है तो आपको वो कंसिडर करेंगे उसके ऑडिशन के लिए या डब के लिए। तो भाई मैं स्टूडियो पहुंच गया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, और आपको पहले ही पता होना चाहिए कि वो सब चीज़ें आप कर सकते हो या नहीं, उसके बाद ही इस फील्ड में आने का कोई मतलब है। तो उसके बारे में बात करते हैं डबिंग के बाद में। 3 hours later. बाय बाय। तो भाइयों मेरी रिकॉर्डिंग हो गई ख़त्म, और अभी मैं कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी देखते हैं यहाँ पे, कॉफ़ी पी के फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। और फिर कुछ काम है संडे वाले जो पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलता वो काम करने का, वो संडे को करेंगे। कॉफ़ी मशीन बंद है। एक्चुअली क्या है कि संडे है ना आज, सिर्फ रिकॉर्डिंग ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि फ्राइडे को हमने पोस्टपोन किया था, तो इनकी भी मजबूरी है, इनको भी टाइम पे काम कंप्लीट करना है। इन्हें तो एक डेडलाइन होती है कि इस हफ्ते के इस दिन तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इनको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और फिर ये जिसको कास्ट करते हैं, हम में से ही कोई आर्टिस्ट होता है जो भी है, अगर उसने वो काम शुरू कर दिया है तब तो फिर उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, या फिर वो अगर बहुत मजबूरी ना हो तो वो एक टाइम से पहले उनको बोल सकता है स्टूडियो में कि यार देखो मैं मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन है और मैं इस सीरीज़ का या इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, आप प्लीज़ मेरी जगह किसी और को कास्ट कर लीजिए। तो एक ये चीज़ होती है, लेकिन अगर सही टाइम पे बता दो तो अच्छा रहता है। मतलब जैसे कि अगर काम शुरू होने में 10 दिन बाकी हैं तो आप बोल दो तो उनके पास टाइम भी होता है किसी नए आर्टिस्ट को कास्ट करने का। लेकिन अगर आप एक दिन पहले बोलोगे कि भाई मैं नहीं आऊँगा तो वो अनप्रोफेशनलिज्म कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मजबूरी है आपकी, ठीक है, लेकिन फिर ना एक छाप बन जाती है कि यार ये आर्टिस्ट तो एंड मोमेंट पे मना कर देता है, तो उसके बाद फिर वो स्टूडियो वाले भी उस आर्टिस्ट को अवॉइड करने लग जाते हैं कि नहीं रहने दो उसको, क्या करेंगे बुला के, क्या करें, ये फील्ड ही ऐसा है।
खुल जा सिम से। अब यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ के मेट्रो, और मेट्रो से हम पहुँचेंगे घर। मतलब घर तो नहीं पहुँचेंगे लेकिन घर के पास पहुँच जाएंगे। भाई मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। अब यहाँ से मेरा घर कोई 2-3 मिनट की दूरी पे ही है, तो मैं रिक्शा करूँगा और पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मुझे कहीं जाना है और एक बहुत ही कमाल के बंदे से मिल के आऊँगा। आप लोग शायद उसे जानते हो, जो मुझे पहले से जानते हो, वो उसे भी जानते होगे। भाई आज सारी बातें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे कि डबिंग इंडस्ट्री में कैसे आना है, क्यों आना है और आके करना क्या है। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि आते ही डबिंग करने लग जाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट है जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा मुंबई आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले। और आज उसी बारे में हम बात करेंगे। भाई मैं अपने घर के नीचे पहुँच गया हूँ, बिल्डिंग के नीचे, और मैंने यहीं पे अपनी फैमिली को बुला लिया है। तो कार की चाबी लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग यहीं से निकल जाएंगे। और जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो भी आप में से बहुत लोगों की तरह घर पे डबिंग करता था, जैसे मैं करता था। और हम लोग उसी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ही मिले थे। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मैं हॉलीवुड मूवीज़ के ट्रेलर्स घर पे डब करता था, अनऑफिशियली, मुंबई आने से पहले, शौक के लिए। तो वो भी करता था और हम लोग वैसे ही मिले। लास्ट ईयर वो आया है और वो भी आप लोगों में से बहुत लोगों की तरह डबिंग आर्टिस्ट बनने की इच्छा रखने के साथ यहाँ आया था। सो उससे भी आप लोग फीडबैक लेना कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे आके आपको कैसे सब शुरू करना है और कैसे उसको कंटिन्यू रखना है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी पूरी लाइफ का सवाल है यार। कोई भी ऐसा फील्ड जो हम एज करियर चुने, अपनी लाइफ डिपेंड करती है उस चीज़ पे। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए समझना कि अगर आप डबिंग के फील्ड में आना चाहते हो तो ये क्या वर्थ है, क्या आप इसमें पूरी लाइफ रह पाएंगे, क्या इससे आपकी फैमिली पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आने वाले हैं, आ गए शायद। हाँ, तो हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं सीधा उसके घर। एक बीच में प्रोग्राम और था, प्रोग्राम मतलब प्लान था, वो हमने कैंसिल कर दिया। हमारे गाड़ी में बैठने के बाद बहुत प्लान कैंसिल होते हैं। तो अभी वहाँ पहुँच के आप लोगों से हम बात करते हैं। भाई हम पहुँच गए हैं बिल्डिंग में। तो वैसे उसको पता नहीं है कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। शाबाश, क्या बात है। और ये जानते हो क्या, तो यही है वो शख्स जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। इंग्लिश बोलने लग गया वाला यहाँ पे। तो भाई मुंबई की हवा लग गई है। ये है अदनान शकील। और जैसा मैंने आपको बताया था, जब मैं यूट्यूब पे अनऑफिशियल डबिंग करता था, ट्रेलर्स वगैरह डब करता था, तो ये भी करता था दिल्ली में। मैं था बीकानेर राजस्थान में और ये था दिल्ली में। तो ऐसे ही हम लोग फेसबुक पे ऐड हुए, यूट्यूब से फेसबुक पे, फिर दोस्ती अच्छी हो गई, फिर छोटे बड़े भाई बन गए। मैं छोटा भाई हूँ, ये बड़ा है मुझसे 7-8 साल बड़ा है। इसके बच्चे भी हैं, वो दिल्ली रहते हैं, वो अकेला है। मैंने राजस्थानी शादी कर ली ना। हाँ, राजस्थानी शादी कर ले, वो बच्चे दिल्ली में ही हैं। इसके मजाक कर रहा हूँ, ये भाई 19 साल का है, बच्चा है अभी। मैं खुद बच्चा हूँ यार। तो भाई इससे अपने बात करेंगे उस बारे में जो आप लोग जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैसे आए और आने के बाद कोई फायदा है या नहीं है। सो बैकग्राउंड में मत जाना, ये अकेला रहता है तो भाई थोड़ा सा घर मैसी रहता है, लॉन्डो का पता ही है आपको। भाई मेरा बर्थडे था अभी 17 सितंबर को, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेके लाया था, लेकिन मैंने लिया नहीं था। अभी मैं आया हूँ और अब मैं वो ले रहा हूँ यार। तो दिखाऊँ, बताओ गेस करो। बुलाना पड़ा स्पेशली कि अपना गिफ्ट ले है टी-शर्ट है ये, मैं तुमको खोल के और पहन के बताता हूँ। A few moments later. Yo, Imo. Go, 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 yo. तो भाई ये है सातोरू गोजो। ये देखो, ये होता है प्यार यार भाई का। गोजो
थोड़ा सा ओवरसाइज टी शर्ट है, मुझे ओवरसाइज पहनने का ही पसंद है, लूज लूज मस्त लग रहा है। तो बिरादरों, हम फाइनली अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अदनान और मैंने एक साथ ही लगभग एक साथ ये काम शुरू किया था। मैं उस टाइम शायद 25-26 साल का था, ये उस टाइम शायद 13-14 साल का था। तो भाई क्या करके, मतलब आपने 12th वगैरह सब दिल्ली से ही की? मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो दिल्ली से है, और उसके बाद फिर मैं मुंबई जो आया, कॉलेज के लिए आया। तो मतलब मेरे दिमाग में मतलब पहले से ही सेट था कि मेरे को क्या है कि 12th तक जो है वो पढ़ाई दिल्ली से ही करनी है, और उसके बाद मैं अपना कॉलेज करूँगा मुंबई से ही, और साइड बाय साइड अपनी जो भी है ये डबिंग वगैरह मतलब शुरू कर दूँगा। आपका मेन मोटिव क्या था मुंबई आने का? डबिंग हाँ, ये डबिंग मतलब ये जो उस टाइम मेरा मोटिवेशन इतना हाई था कि मतलब मुझे ना और कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही थी कि मतलब कह सकते हैं, मतलब ऐसा मोटिवेशन था कि यार डबिंग क्या चीज़ है, मतलब डबिंग वही जो मोस्टली अभी मोस्टली टीनेजर्स या बाकी अभी जो भी फिलहाल हर बंदे के दिमाग में है कि भाई लाइक कि भाई डबिंग मतलब बहुत सही चीज़ है, क्या आर्ट फॉर्म है, क्या चीज़, मतलब वही Exact. तो यहाँ पे आते ही सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए क्या रहा था? मैं मतलब मुझे तो पता ही है, मैं तो लोगों को बताने के लिए पूछ रहा हूँ। मोस्टली सबसे ज़्यादा यार यहाँ पे रहना और यहाँ पे टिकना, क्योंकि सच बोलूँ तो मैं कभी घर से अपने ज़्यादा बाहर नहीं निकला या मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो सब सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली करना और यहाँ की बेसिकली यहाँ की फास्ट लाइफ से खुद को मैच करना वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे आप अगर चारों तरफ देखोगे तो मतलब हर कोई भाग रहा है। इस बात से आप भी एग्री करोगे कि आप भी वही सेम हसल कर रहे हो अभी भी जो आप पहले करते थे, बल्कि उससे ज़्यादा डबल हो गई है इनकी असल सब कुछ मैनेज करना और बाकी सारी चीज़ें करना। तो वो सेम चीज़ मेरे साथ थी कि भाई मेरा कॉलेज भी है और मेरे को ये भी चीज़ देखनी है और साथ में सब अकेले मैनेज भी करना है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है एक आर्टिस्ट के लिए, जो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मुंबई आना चाहता है, इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो आप समझो कि क्या आप सिर्फ देख के, या क्या तो आपका 10 साल पहले से ही ड्रीम था कि आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है, या इन कुछ 2-4 सालों में कुछ बहुत पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट्स को देख के आपको लगा कि नहीं यार ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा फेम मुझे भी चाहिए। तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में ऐसा बोला है कि फेमस होने की अगर भूख है दिमाग में तो यहाँ मत आना, क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट का क्या काम होता है? सिर्फ एक कंटेंट को उस दूसरी लैंग्वेज में डब करना जिसे बाकी जनता समझ पाए, जिसे इंग्लिश या दूसरी भाषाएं समझ में नहीं आती है, उनके लिए हिंदी में या उनकी समझ में आने वाली तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, इन सभी भाषाओं में डबिंग होती है। तो उन सब में डबिंग करना ताकि वो कंटेंट को वो समझ पाए जनता। आप हीरो नहीं बन जाओगे उससे। हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो है तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ही रहेगा। आपने सिर्फ उसको आवाज दी है ताकि लियोनार्डो डिकैप्रियो को जनता समझ पाए कि इसकी एक्टिंग कैसी, और आपको एक्टिंग को जस्टिफाई भी करना होगा। इसलिए पहले ऑडिशन होता है ताकि क्लाइंट जो है जिसने लियोनार्डो डिकैप्रियो को कास्ट किया, जिसने उसकी मूवी बनाई, वो उसको देखेगा और वो बोलेगा हाँ ये हमारे एक्टर की एक्टिंग को जस्टिफाई कर रहा है, तो हमें यही वॉइस आर्टिस्ट चाहिए। डबिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिंग कर दिया या थोड़ी सी भारी आवाज में इस तरह से करके बोल दिया, तो वो आवाज भारी नहीं चाहिए, आवाज की जरूरत नहीं है, वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कैरेक्टर कैसा है। आपका डिक्शन अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अभी जैसे मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट है वो वीडियोस भेजते हैं अपने अपने क्लिप के कि देखो मैंने कैसा किया है। भाई आप सिर्फ सिंग करते हो लेकिन समझो उसका इमोशन क्या है। कोई अभी जैसे मुझे कुछ लोगों ने डब करके क्लिप भेजी जिसमें वो जुजुत्सु भी क्लियर नहीं बोले, वो जुत्सु बोल रहे हैं। जुजुत्सु मतलब एक वर्ड है प्रॉपर जो सब बोल सकते हैं, लेकिन डबिंग में वो जुत्सु निकल रहा है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, मैं कह रहा हूँ इन चीजों पे पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद अगर यहाँ पर आओ बेसिकली पहले मतलब खुद को उस ना देखो इल्यूजन में मत रहो कि अब देखो क्या है कि अब क्या है कि आप वीडियो डालते हो, उसके अंदर 3-4 लोग बोल देते हैं कि भाई क्या डब किया है, वाह भाई, कुछ बोलते हैं कि भाई तू ही है नेक्स्ट डबिंग आर्टिस्ट, और वो सारी चीजें में मत फंसो। रियलिटी चेक पे आओ, खुद को भी देखो और जिनको आप सुन रहे हो उनको भी देखो और मिलाओ कि भाई वो अगर बंदा वहां पर है तो उसके अंदर क्या ये बंदा और मैं, हमारा YouTube चैनल था, मेरे कुछ 1,10,000-20,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। जब मैं मुंबई आया तब मुझे मेरे कुछ 50,000 थे और फिर उसके बाद 1 लाख भी हुए। सब YouTube पे इतनी तारीफ करते थे कि भाई क्या डबिंग है, लेकिन मुझे रियलिटी का पता चली जब मैं मुंबई आया, जब मुझे रिजेक्शंस झेलने पड़े, जब मैंने क्राउड किया, क्राउड करने के बाद
कई बार मुझे स्टूडियो से भगाया भी गया है कि भाई आप ऐसे अलाउड नहीं हो डबिंग देखने के लिए, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी पहले और हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ये इस बंदे को आए हुए कितना 1 साल से ऊपर हो गया अभी यहाँ पे, 6-7 महीने तक तो मुश्किल से कोई एक स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग होती थी, एक हफ्ते में एक रिकॉर्डिंग एक स्टूडियो में। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जीता जागता एग्जाम्पल है। मेरी भी क्या जर्नी थी उसके लिए मैं और अगले शायद 2-3 वीडियो बाद में बना दूंगा कि मैंने कैसे किया, क्या मैंने फेस किया और क्या मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला लगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो मुंबई आना बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो आपको खुद के क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे सीनियर डबिंग आर्टिस्ट भी जिनको आप अगर भेजोगे अपना वीडियो तो बोलेंगे वाह भाई मजा आ गया। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सच बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वीडियो देखा भी ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो फेक इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, पहले समझना है कि क्या सच में आपको इस करियर को अपनाना है, क्या आपको सच में इस फील्ड में जाना है। क्योंकि भाई सिर्फ इन्फ्लुएंस होके कुछ फेमस वॉइस आर्टिस्ट को देख के देखो वो उनको 25-25 साल हो गए भाई इंडस्ट्री में काम करते हुए, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनको जानते हैं लोग। तो वो जो वॉइस आर्टिस्ट है भाई इतना उन्होंने टाइम दिया इस इंडस्ट्री को, और जब उन्होंने शुरू किया था तो फेमस होने के लिए नहीं किया था, ये बात याद रखना। उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक इंस्टाग्राम, कुछ नहीं था, तब उन्होंने वो काम शुरू किया था। तो अगर आपके दिमाग में फेमस होने का सीन है तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर गिरोगे भाई मुंह के बल, वो बहुत रिस्की है। तो देखो अगर आप बहुत ही वेल्दी फैमिली से हो, बहुत रिच फैमिली से हो, तब तो यहाँ पे आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तौर पे आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपकी फैमिली मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है तो आपको मुंबई आने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल बैकअप लेना पड़ेगा। आपको कम से कम 1-1.5 लाख रुपया चाहिए आपके अकाउंट में अगर आपको यहाँ पे 6 महीने निकालने हैं तो। क्योंकि अभी आपका रेंट कितने भाई इस घर का? 25,000 है भाई, 25,000 है महीने का, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का, खाने पीने का अलग। अब जाके 1 साल बाद इसने इतना कुछ काम किया है कि अब जाके ये थोड़ा बहुत मैनेज करता है। अभी भी इसको घर से काफी हद तक लेने पड़ते हैं पैसे, मतलब अब जाके मैं थोड़ा बहुत जो है वो मैनेज कर पा रहा हूँ। तो मैं शुरू में जब यहाँ आया था तो मैं खुद 8 बंदों के साथ एक घर में एक कमरे में रहता था। तो वो वाली चीज़ है, वो आपको मैं बताऊंगा अलग से वीडियो में, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुंबई जाते ही काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई एनिमे में डब करना है, एनिमे के ऑडिशन कहाँ होते हैं। तो यार देखो एनिमे का ऑडिशन कहीं नहीं होता है, सिर्फ एनिमे का कहीं नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडियोज है जहाँ हर तरह के काम होते हैं, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, थिएट्रिकल मूवीज़ का, डिस्कवरी चैनल का। तो डिपेंड करता है कि वो स्टूडियो कौन से चैनल से, कौन से क्लाइंट से काम उठा रहा है। अगर उसको बजट सूट होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि आप नए आर्टिस्ट हो तो आपको जाते ही वो लोग लाइक मतलब काम दे देंगे या मतलब एनिमे का डायरेक्ट ऑडिशन दे देंगे कि नहीं मेरे को तो फॉर एग्जाम्पल मुझे गोजो का ऑडिशन देना है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको ही कंसिडर करेंगे गोजो के ऑडिशन। भाई बहुत आगे की प्रोसेस, बहुत आगे की प्रोसेस। उससे पहले आपको क्राउड में जाना पड़ेगा, वो लोग आपको टेस्ट करेंगे, आपका वॉइस टेस्ट लेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका वॉइस टेस्ट ले लेते हैं और बोलते हैं कि वो आपको बुलाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं बुलाते। ऐसा भी होता है, तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने आर्टिस्ट हैं तो उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हो सकता है कि इसका काम उन्हें अच्छा लगा हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इतने सारे आर्टिस्ट के वॉइस सैंपल होते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनके दिमाग में उनकी भी कोई गलती नहीं है कि वो जानबूझ में आइडिया नहीं आता। और ऊपर से क्या है कि उनकी भी ह्यूमन टेंडेंसी हर किसी की है। वो जो शख्स को अपने स्टूडियो में आते जाते देखते हैं तो वो उनका मतलब कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें उनका मतलब जो वॉइस आर्टिस्ट है उनके दिमाग में जो डेली उनके स्टूडियो में आता है, हाँ, वो क्लिक हो जाता है। दिमाग उसका नाम उनके दिमाग में ज्यादा रहेगा। तो सेम जैसे जब मैं नया आया था तो मैंने यहाँ पे पहले क्राउड किया, छोटे छोटे कैरेक्टर किए। पहली चीज तो भाई यहाँ पे आने के बाद स्टूडियो में एंट्री, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, ये मत समझना, ये मत सोचना कि डिमोरलाइज कर रहा हूँ। फैक्ट बता रहे हैं, उसके बाद ये आपका डिसीजन है सब। बहुत सारे टीनेजर्स यार 13, 14, 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के मुंबई आने के लिए, डबिंग इंडस्ट्री में आने के लिए उतावले हो रखे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जाके देखो, पूरी लाइफ का सवाल है भाई, पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है ये फैसले लेने से, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत आओ या मत आओ, इस इंडस्ट्री में आओ, लेकिन जब आप 150% तैयार हो यहाँ आने के लिए, क्योंकि जब आप एक बार यहाँ आ जाओगे तो उसके बाद आपके लिए काम ढूंढना स्ट्रगल नहीं होगा। सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे रहना होगा। यहाँ पे ठीक से आपको नींद आती है, ना खाना पीना प्रॉपर हो पाता है, क्योंकि यार यहाँ पे फैमिली पूरी लेके आने का मतलब नहीं है, अभी नहीं ला सकते, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। तो
और अगर यहीं पे रहने वाले हो, आप यहीं रहते हो, तो फिर भी आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आपका घर का रेंट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपका घर है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत वाली ऊपर बात से नहीं। फिर क्या है कि आप यहाँ ना हर सारी चीजों से वाकिफ हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट है या आप पहले तो खुद को आर्ट के हिसाब से अपने आप को तैयार करो, 100-150% अपने आप को तैयार करो। कोई रीडिंग जो आपकी हिंदी की है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्टिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप एक्टर अच्छे हो तो आप डबिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आने का ट्राई करना, और तब भी कम से कम 1 साल का फाइनेंशियल बैकअप लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपके पास मान लो सारे स्टूडियोज के आपने कॉन्टैक्ट नंबर तो निकाल लिए, आप मुंबई आ गए, अब आप सबको मैसेज कर रहे हो, सर दिस इज सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, आप प्लीज़ मुझे एक वॉइस टेस्ट के लिए या ऑडिशन के लिए बुला लीजिए। तो वो सोचो उस वक्त वो जो डायरेक्टर है वो डबिंग में बैठा है, उसका आर्टिस्ट तो डब चल रहा है, वो देखेगा आपका मैसेज, अच्छा ये किसी ने मैसेज किया, अच्छा चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, हाँ वो अपने काम पे वापस लग जाएगा। आप उसको कॉल करोगे तो वो फ़ोन उठा के बोलेंगे कि हाँ जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और सच में कुछ नहीं होता यार, वो उनका ऑलरेडी कास्ट हो चुका है जो काम चल रहा है। वो बोलेंगे जब कुछ होगा तो आपको बताएंगे, लेकिन जब कुछ होगा तो आपका नाम उनको याद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने फोन रख दिया है वहीं पे, वो नंबर सेव करना भूल गए हैं। दिन में 20 से 50 फोन डेली आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि समझ लो कि आप जैसे समझ लो घर बैठे हुए हो, ठीक है, और आपने ऐसा सोचा कि यार मैं ना यहीं से मैसेज करके चलता हूँ, और मैं वहाँ जब उनसे बोल दूंगा कि मैं इस तारीख को मुंबई आ रहा हूँ, तो क्या पता बुला ले। तो अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि आप जैसे मतलब मुंबई आ गए, आप कर दोगे ऐसा, और कई बार ऐसा होता है कि आप मुंबई में हो और फिर वो रिप्लाई ही नहीं देते। अब क्या करोगे, आप बार बार उनको फोन करोगे, मैसेज करोगे, वो इग्नोर करते जाएंगे। सो वो, और उनकी भी कोई गलती नहीं है यार, उनके पास दिन में 50-100 मैसेज आ रहे हैं, बहुत और सारे, वो हाँ। किसी को मान लो बुला भी लेते हैं तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है, वो ढंग से परफॉर्म नहीं करता है, तो उन जैसे आर्टिस्ट की वजह से उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि नहीं ये सब ऐसा ही है, ऐसे ही होते हैं। इनको कुछ नहीं आता, ये हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए जब आपको सच में पता हो कि आपको यही करना है लाइफ में, यही करना है आगे, तब आप आओ। दूसरी बात, जब आप यहाँ पे रहने लगोगे आपको घर देखना पड़ेगा, पूरा घर तो अफोर्ड नहीं कर पाते हम जैसे लोग, जैसे मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं आती कोई 25-30 हज़ार का घर नहीं ले सकता था। मैं शेयरिंग में रहता था, तो आपको कम से कम 15,000, 10 से 15-1 हज़ार रुपये आपको हर महीने चाहिए, जिसमें आपका महीना निकल सके। पीजी में एक छोटा सा आपने शेयरिंग में रूम ले लिया, उसका भी रेंट भाई 9 या 10 हजार होता है एक बेड का। मिनिमम से मिनिमम 6,000 होगा एक बेड का। उसके अलावा आप खाने पीने का लगा लो सारा, उसके अलावा आप ट्रैवलिंग का लगा लो, ठीक है, उसके अलावा कुछ इक्की दुक्की एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, तो वो सब मिला के भाई आपका कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये महीने का आपको चाहिए, एकदम दब के रहोगे तब। और मिडिल क्लास फैमिली से, तो अगर रिच फैमिली तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसा है, पूरा घर लो यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं है, घर खरीद ही लो, मैं तो बोलता हूँ। और उसके बाद आप जब मैसेज कर रहे हो स्टूडियोज़ में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बुलाया जाए, तो उसका वेट करना। फिर जिस दिन आपको बुला लिया, उस दिन अगर आप किसी भी वजह से अनवेल हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, वो नहीं तो चलेगा। फिर वो, क्योंकि उसने तो आपको एक मौका दिया है कि भाई आ जा, और उस दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाई चांस अगर आपने बहुत स्लो काम किया, आपने मान लो कि परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपने परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कोई 5 लाइन का कोई ऑडिशन था, उसको आपने 20 मिनट लगाए उसको करने में, तो ये हो सकता है कि उनके दिमाग में इमेज बन जाए कि यार ये तो बहुत स्लो डब करता है, बहुत स्लो डब करता है हमारे काम का। ये चीज और अगर आपने उस 5 लाइन को 5 सेकंड में या एक मिनट में कर दिया, तो वो बोलेंगे यार ये तो बहुत ही फास्ट है, ये तो छाप के जाता है, ये काम का नहीं है आर्टिस्ट, ये परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देता। तो आपको नहीं पता कि उनको क्या चाहिए स्टूडियो वालों को, तो आपको परफॉर्मेंस भी, कम टाइम भी, सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि अगर आप जाओ वहाँ, आपको एक ही मौका मिला है, तबीयत आपकी ख़राब है, जो भी है पता नहीं, लेकिन आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा उसी टाइम पे, ताकि वो आपको आगे बुलाने लगे धीरे धीरे। मान लो आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो वो आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि भिड़ते ही आपको अगले दिन ऑडिशन के लिए बुला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कोई जैसे डिस्कवरी का कोई शो है, नेकेड एंड अफ्रेड, मान लो सबने देखा है, उसमें वो बिना कपड़ों के जंगलों में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो मान लो जैसे उसमें किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी की चोट लग गई, तो जैसे डॉक्टर आता है देखने के लिए कि हाँ तुम्हारे घुटने में ज़्यादा तेज चोट लग गई है, तुम्हें घर जाना होगा, 4 लाइनें, तो उसके लिए बुलाएंगे आपको, चेक करेंगे। मुंबई आपका पेशेंस लेवल चेक करेगा, स्टूडियो तो बाद की बात है। तो सोचो उसका आपको 750-1,000 रुपया होगा एक दिन का, मतलब उस एक काम का। उसके बाद कोई 3 दिन बाद फिर एक कोई काम आएगा, तो आप महीने में मुश्किल से 4-5 हज़ार 6 हज़ार का काम कर रहे हो, आपका रेंट 6 हज़ार है, 6,000 है एग्जैक्टली, ठीक है। और वो पैसा
एक और चीज जो 3-4 पेमेंट महीने है, बाद आता है भाई। पेमेंट है जो 2 से 3 महीने 4 महीने बाद आती है। हाँ। ऐसा नहीं आपने काम किया और पैसे मिल तभी आ गए, गया। तो उन 2-3 महीनों में तो साइकिल सर्कुलेशन बनने में पेमेंट का आपको कम से कम साल भर लगेगा कि आपको 1 साल में इतना, और वो भी तब जब आप में अच्छा टैलेंट है, आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो। और आप एक स्टूडियो में नहीं बल्कि बहुत हाँ, सारे स्टूडियो आपको में कम से एक कम ही टाइम पर काम कर रहे हो। 6-7 स्टूडियोज में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप साल भर में ऐसे हो पाओगे कि आप घर से पैसे नहीं ले रहे हो, आपका खुद का काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं यार। तो रही बात एनिमे वाली, देखो एनिमे के लिए कोई अलग से डब नहीं होता है, क्रंची रोल का कोई अलग से स्टूडियो नहीं है, एनिमैक्स का कोई अलग से स्टूडियो नहीं है। ये सब अपना काम अलग अलग स्टूडियोज में देते हैं, और वहाँ पे उन स्टूडियोज में जैसे मैं जाता हूँ या ये जाता है, तो अभी आपने कौन सा एनिमे किया है? कोड गियर्स कब किया है, जिसके अंदर मैं ललूश ब्रिटानिया को हाँ, आवाज दे रहा हूँ। सो अब ये उस स्टूडियो में छोटे मोटे कैरेक्टर करता था पहले से, हाँ, मैं तो जब proud कर वो चुका नजरों हूँ। में आ गया था वहाँ पे, हाँ। तो फिर ऑडिशन हो रहे थे जब, तो इसके बारे में यकीन नहीं यार, एक वो है 18-19 साल का, उसकी शायद वॉइस जाएगी, चलो उसको बुलाते हैं। तो इसके साथ 4 लोगों को और बुलाया, उसका ऑडिशन, फिर पता है, ऑडिशन, मुझसे भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जो लाइक मुझसे भी पहले से डब कर रहे थे। हाँ। मतलब वो तो उस फिर- स्टूडियो में रेगुलर है। तो आपके ऊपर वो प्रेशर और रहेगा वो कि भी यार pressure आपके था। साथ compete कर रहे हैं, कंपटीशन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पर जो एक लाइक चीज- शेयरिंग कर रहे हैं, एक मतलब जो मेंटल उस- प्रेशर हाँ। बनता है आपके ऊपर कि यार ये जो मेरे साथ इसने ऑडिशन दिया यार, फिर अब मेरा क्या मेरे होगा। दिमाग में तो यही होगा ना कि यार ये मुझसे पहले से कर रहा है, ये मुझसे पहले से अच्छे से कर सकते हैं, Exactly. ये वो चीज़ है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और थोड़ी मैं बोलूँगा किस्मत भी होती है, सो लाइक वो किस्मत सेलेक्ट हो- हो गया, वो सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली यही मैं एनिमे के लिए बोल रहा हूँ कि जो मुझे बोलते हैं कि एनिमे का डब कहाँ होता है, कहीं नहीं, सब जगह होता है भाई। सब जगह होता है, हाँ। मतलब कोई पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं होता है, सब जगह पे होता है। सो ऐसा होता है यार, सिर्फ एनिमे का डब करने के हिसाब से आप मुंबई आओगे तो ऐसा नहीं है कि आप आए ट्रेन पकड़ के, नहीं मेरे को सिर्फ एक सीरीज डब करने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं होता। आपको फुल टाइम वर्किंग आर्टिस्ट बनना पड़ेगा यहाँ आके, यहाँ पे टिकना पड़ेगा, रहना टिकना पड़ेगा। और अगर किसी स्टूडियो में, मैंने वही जैसे पहले बताया था आपको, अगर मान लो किसी स्टूडियो में आपको बुलाया और आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो पहली जो छाप बनेगी, हाँ। पहला जो इंप्रेशन बनेगा, First दोबारा impression is the कभी नहीं last बुलाएंगे। impression, right? और हम आर्टिस्ट लोगों के लिए एक एक स्टूडियो से पत्ता साफ होने का मतलब है जिंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा हो जाना, क्योंकि अपना घर चलता है उन सब चीज़ों, उन सब स्टूडियो से। तो यार इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये एनीमे का अलग से कुछ नहीं होता है, जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो फुल टाइम वर्किंग आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए अपनी आर्ट पे काम करो, क्राफ्ट पे काम करो, लगभग साल भर का आपके पास पैसा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट बनाओ कि आप जब मुंबई आओ तो आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। मेंटली खुद को प्रिपेयर करके आना मेंटली कि फिजिकली दोनों। कि आप देखो, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपकी तबीयत यहाँ खराब होगी, क्योंकि हवा पानी सडनली चेंज होता है, खाना पीना सब खाना चेंज पीना होता सब है, change होता ठीक है। है। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहती है आपकी, पूरी पूरी रात आप जाग रहे हो कभी कभी, क्योंकि और गलत संगत से मैं बचना भी है, क्योंकि बताता हूँ अपना। क्योंकि यहाँ फैमिली नहीं होती आपकी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप वो सब शुरू कर देते हो बिना किसी की रोक Distractions आएंगे ना टोक बहुत सारे। के, ठीक है। लड़कीबाजी में चले जाते हैं क्योंकि फैमिली नहीं है भाई, यहाँ पे तो लाइफस्टाइल है रात को 2-2 बजे तक घूम रहे ये हैं। सोचोगे। तो वो सब चीज़ों से बच के चलना पड़ेगा, अपना दिमाग एक जगह पे फोकस रखना पड़ेगा, और उसके बाद पेशेंस आपके अंदर होना ज़रूरी है। घर की याद भी आएगी, दोस्तों की याद आएगी। यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है भाई, मुंबई में सबको काम से मतलब है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी मम्मी आपके पास नहीं होगी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके भाई, आपके पापा नहीं पास में होंगे, वो नहीं होंगे, आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही माथे पे गीली पट्टी लगानी पड़ेगी पानी की, खुद ही डॉक्टर के पास जाना होगा। तो वो सब चीज़ें हैं, वो दिमाग में रख के वो सब चीज़ें स्ट्रगल होती हैं असली। आपको फैमिली का भी प्रेशर आएगा कि भाई कितना टाइम और, हम कितने पैसे भेजें, कब तेरा काम चालू होगा, वो सब चीज़ें हैं। तो उन सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। डबिंग आर्टिस्ट तो आप बन जाओगे, अगर आप में टैलेंट है तो पक्का बन जाओगे, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सोच समझ के यहाँ आना, क्योंकि यार लाइफ बहुत बड़ी है, एक एक डिसीजन आपकी लाइफ जो है वो खराब कर सकता है। देखो बात क्या है ना कि हम जब घर पे होते हैं ना तो हम सोचते हैं हाँ भाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अरे अकेला ही तो रहना है, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मम्मी मैं तो कर लूंगा, मुझे जाना है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। सच बोलूँ तो भाई मेरे साथ लोहित भाई थे, जिनकी वजह से मैं थोड़ा मतलब खुद को फोर्स कर पाया, क्योंकि मैं इन्हें देखता था तो मेरे को लगता था कि यार वो बंदा भी मेहनत कर रहा है, उन्होंने भी ऐसे ही किया है, मुझे भी करना पड़ेगा। मैं खुद को फोर्स करता था। अगर मेरे साथ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता, या सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, मेरे घर वाले नहीं होते, दोस्त नहीं होते, तो शायद ही मैं यहाँ पे टिकता। क्योंकि बहुत घर की, देखो यार मैं तो बच्चा ही हूँ, ठीक है, मैं उतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरे को घर की याद आती थी। तो इसलिए जब आप यहाँ पर आओ तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरी तरह छोटी उम्र में मत आना,
हाँ। इतना मैच्योर होकर आना, समझ के कि समझ आपको कर यही आना, करना है। ताकि आपको पता चले कि यार आप थोड़ा स्ट्रेंथफुल होकर आना। चलो बस वही मैं फाइनली हमारी बात का जो मोटिव है वो यही है कि आप अपने तैयारी करो, अपने सैंपल्स इकट्ठा करके रखो, अपने बना के रखो। जब कभी आप किसी स्टूडियो वाले को मैसेज करो, अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो उनको अपना सैंपल साथ में भेज दो। क्या पता वो सुन ही ले, उसने वो सोचे कि यार ठीक है इसको एक बार बुला ही लेते हैं, अच्छी वॉइस है, अच्छा डिक्शन है, अच्छा एक्सेंट है। तो ये सब चीज़ें बस प्रोसेस मेन वही है। उसके अलावा जो आप कर सकते हो अपने सैंपल इकट्ठा करना, अपनी एक वर्क प्रोफाइल बनाना। चलो ठीक है, अभी इतनी ही बात है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी ये डिटेल वाली बात है, ये मतलब ऐसे 10-15 मिनट की वीडियो में टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहेंगे भाई, आते रहेंगे भाई। और सब्सक्राइब करो लोहित भाई को, अरे और मजे करो भाई अपने आप कर लेते, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके भाई। तो भाई हम अदनान के घर से निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और सो मेन जो मुद्दा था वो आप लोग समझ ही गए हैं कि डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ उन बातों का ध्यान रखते हुए आना यार, क्योंकि ये पूरी लाइफ बदलने वाला फैसला हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।